Hi guys, welcome and welcome back. This is Diksha Mishra this side, and those who are new, let me tell you guys what is going on here. Actually, I am here to reduce your burden. किसका बर्डन? EI इस चैप्टर का जो खौफ है, जो फेयर है, मैं चाहती हूँ वो थोड़ा सा आपका कम हो जाए बिकॉज May 23 एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. क्या करें, कैसे करें, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन जो है और थोड़ा बहुत टेंशन आना कॉमन है. सो गाइज, ये चैप्टर थर्ड है जिसका रिवीजन चल रहा है. चैप्टर 1 2 ऑलरेडी डन. फॉर दैट, इफ यू वांट दोज लेक्चर्स, please refer the playlist. You can easily found. And for your convenience, I definitely link in the comment section. You can check out there. ये चैप्टर थर्ड का रिवीजन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर बहुत लेंथी था एज यू ऑलरेडी नो, बट आई ट्राई कि मैं कितना ज्यादा क्रिप्स, समरी और अट्रैक्टिव बना सकूं इस डॉक्यूमेंट्स को, इस पीडीएफ को, कि आप देख के आपका पढ़ने का मन कर जाए. सो आई ट्राई माई बेस्ट, बट स्टिल इफ देर इज एनी पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, या फिर सॉरी सोल्यूशन नॉट अ सजेशन, feel free to share because I am here to explore and learn as well as share my knowledge and experiences. So अगर कुछ भी लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए तो जरूर बताना. फटाफट से शुरू करते हैं. मैंने बहुत कम से कम में ट्राई किया बनाने को. इट टुक मी अराउंड 3.5 hours to make this PDF, but finally it's all worth it if you like this. So information system होता क्या? Is a combination of people, hardware and software, communication devices, network and data resources that processes. ये जो जितनी भी चीजें लिखी है ना, इसके बारे में हम आगे भी ब्रीफ में पढ़ेंगे. कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या? सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है. इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं. लाइक इसके कुछ इश्यूज होते हैं, नेटवर्क के कुछ इश्यूज होते हैं. आप एकदम लेमैन के एकदम नॉर्मल दिमाग से सोचो, एकदम इजिली होके. नेटवर्क जो हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं उसके कुछ इशू होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इम्पैक्ट्स हैं. वो क्या है वो हम पढ़ते हैं. आई विल सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप ना मॉड्यूल लेकर के बैठो फॉर दैट, बिकॉज आपको हेल्प होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल पॉइंट्स तो मेंशन नहीं किया हुआ है. सो अगर मैंने ऐसे ही आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे तो फिर एक टाइम के बाद भूल जाओगे. सो वट एवर नोट्स यू हैव, आप बस अपने नोट्स उठाओ. और सो अगर आप अपना मॉड्यूल लेकर के बैठे हो ना, तो इट विल अल्टीमेटली हेल्प्स यू. सो आर स्टैंड फॉर, अगर मैं इश्यूज की बात करती हूँ, रेजिलियंस. इनफैक्ट यहाँ पे दो आ रहे हैं. नेक्स्ट आर स्टैंड फॉर routing. C stand for contention. B stand for bandwidth. Bandwidth means the amount of data you can transfer or send ओवर दी नेट. आप नेटवर्क के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज्यादा डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी भी एरर के और प्रॉब्लम के. सी स्टैंड फॉर कंटेंशन. कंटेंशन मीन्स होता है जब दो लोग एक टाइम पर किसी भी नेटवर्क पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कन्फ्लिक्शन हो जाता है. दैट कॉल द कंटेंशन. R stand for resilience. Resilience means the ability of the network to recover from any kind of error like connection failure, data loss. Next, R stand for routing. To decide what type of data, sorry, what type of network you have decided to transfer थ्रू का कम्युनिकेशन. कौन सा डेटा आपने, कौन सा रूट आपने सेलेक्ट किया है कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट है बेनिफिट्स. क्या होते हैं बेनिफिट का? शॉर्टकट है कर्ड. C stand for computational power. U stand for user experience. R stand for uh, let me check. R stand for resource sharing. D stand for distributed nature net of information. एंड इम्पैक्ट की, टेलीकम्युनिकेशन के आ जाने से क्या इम्पैक्ट पड़े हैं हमारे फॉर्म पे, हमारे फॉर्म को की वैल्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़े. तो इसका शॉर्टकट है टॉर. टी फॉर है टाइम कंप्रेशन. सिंपल सी बात है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के आ जाने से काफी ज्यादा हमारा जो जितना भी काम या प्रोसेस होता था वो बहुत ही क्विकली एंड शार्पली होने लगा है. ओ स्टैंड फॉर ओवरकम द जोग्राफिकल डिस्पर्शन. अब यहाँ बैठे बैठे हम अपने डेटा को कहीं भी नेटवर्क के थ्रू किसी भी एरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनली कहीं भी भेज सकते हैं. एंड आर स्टैंड फॉर रिस्ट्रक्टिंग द बिजनेस रिलेशनशिप. क्योंकि नेटवर्क के आ जाने से हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप थे कस्टमर के साथ एज वेल एज हमारे आउटसाइडर्स के साथ, वो काफी क्लियर विजिबल्स हो गए. ट्रांसपेरेंसी आ गई उनके रिलेशनशिप में.
जिसके थ्रू हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप थे वो और स्ट्रांग हो गए। ये कुछ बातें हो गई नेटवर्क के। सेकेंड टाइप है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो सॉफ्टवेयर का एरो बनाया हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर ए एंड बी पार्ट ये सॉफ्टवेयर के हैं, और हार्डवेयर का ये 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट ये हार्डवेयर के हैं। सो गाइज इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड पॉइंट है आउटपुट डिवाइसेस, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, फोर्थ पॉइंट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क जिस थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम से, वो हो गए इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस, ये क्या मैं पढ़ा रही है ना, ये 8th क्लास का कंप्यूटर लग रहा है। आउटपुट डिवाइसेस द डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती है, कुछ मेरी प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है। आउटपुट डिवाइसेस में एक शॉर्टकट दिया हुआ है, इसको आप टाउ जी पढ़िएगा, TAV, इट्स साउंड लाइक टाउ, एंड जी टेक्सटाइल आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट है, वीडियो आउटपुट है, एंड जी स्टैंड फॉर कुछ था, देख लेना। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में दो हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में भी एक शॉर्टकट है ह्यूमन फिट, FIT फिट होता है, आई नो, बट शॉर्टकट है तो मानना पड़ेगा। ह्यूमन फिट का जो फुल फॉर्म है मैं फटाफट से बता देती हूँ। H स्टैंड फॉर हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, U stand for user interface, M stand for memory management, A stand for A stand for एक्सेस सिक्योरिटी है तो उसको ही ए आप मानो, एक्सेस सिक्योरिटी गिवन है। N stand for network capability, F stand for file management and T stand for टास्क मैनेजमेंट। ये कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है क्या, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, act like an intermediary between the software and the computer system। ये कुछ इसकी एक्टिविटीज दी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सारे MTP RTP में एक बार जरूर आया है। मेरे टाइम पर भी आया था ये क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग एक्ट सॉफ्टवेयर की आप एक्टिविटीज बताइए, क्या क्या एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज इनको पढ़ लेना। इसका सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हाइड हो गया है थोड़ा सा मेरे पीछे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें सिंपल सा कुछ, मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो बताऊं मैं, सिंपल ही है, इसको देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है डेटा रिसोर्सेज। डेटा रिसोर्सेज में एक है हायरार्की ऑफ डेटाबेस, हायरार्की ऑफ डेटाबेस, हायरार्की ऑफ डेटाबेस में एक सीक्वेंस दे रखा है। ये पूछा जाता है, पता है ये क्वेश्चन है MCQs में भी आते हैं कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स कॉल्ड, क्या कॉल्ड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस दे देंगे, फाइल, टेबल, रिकॉर्ड, आपको अब खुद बताना पड़ेगा कि हायरार्की ऑफ डेटाबेस को में इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो प्लीज आई सजेस्ट यू एक बार ओवरव्यू तो ले ही लेना, थ्योरी में नहीं आएगा बट चांसेस है कि इसके MCQ जरूर बने। इसकी हायरार्की गिवन है, लाइक collection of bits called the character, collection of character calls the field, collection of field called the record, collection of records called the file, and collection of file record calls the database। तो ये सब पूरा है, इसको पढ़ लेना। एडवांटेज क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के, डेटाबेस मैनेजमेंट के जो एग्जांपल उसका शॉर्टकट गिवन है, आई थिंक आई फॉरगेट टू हाईलाइट दैट वर्ड, बट ये जो C रेडियस लिखा हुआ है ये आपका शॉर्टकट है, C रेडियस जो है वो आपका शॉर्टकट है। एडवांटेज है DBMS के, DBMS मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS होता क्या, अब ये C रेडियस है, C रेडियस का क्या है मैं फटाफट से बताती हूँ, सुनना। C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, R स्टैंड फॉर रिडेंसी, A स्टैंड फॉर अलाउ द डेटा शेयरिंग, बुक में शायद परमिटिंग लिखा है, परमिटिंग अलाउ साउंड सेम। नेक्स्ट D स्टैंड फॉर data independence, I stand for integrity, U stand for user friendly and S stand for सिक्योरिटी। सबसे पहला गाइस है हमारे पास R फॉर C है, सॉरी C स्टैंड फॉर है हमारा कंसिस्टेंसी, कि ये जो भी हमारा फाइल फॉर्मेट, जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं।
तो बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहला बेनिफिट आया कंसिस्टेंसी। यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट गिवन होता है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है आपके डेटा को एक वन वर्जन में बनाने की। ठीक है, आपने जैसे कोई भी डेटा बनाया, कोई भी फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बनाया, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑलरेडी सेट है उस सॉफ्टवेयर में, विच इज हेल्प यू। नेक्स्ट स्टैंड है आर। आर मतलब होता है कि डेटा रिडंडेंसी जो होती है ना, उसको कम करता है। मीन्स जो एक्स्ट्रा एरर होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमल, कम से कम करता है कि एरर्स कम से कम हो। फालतू के डेटा को सेव नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता रहता है। ए हमारा है कि डेटा को शेयर करना अलाउ करता है। हम लोग अपने डेटा को यहाँ से कहीं पर भी रिक्वायर्ड प्लेसेस पे शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। डी स्टैंड फॉर डेटा इंडिपेंडेंट होता है हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस एंड डेटाबेस प्रोग्राम यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, मीन्स यहाँ की जो सिक्योरिटी वो थोड़ी सी हाई रहती है। जैसे कि लास्ट वाला एस भी स्टैंड करता है हमारे लिए सिक्योरिटी का, कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आकर के हमारे डेटा में चेंजेस नहीं कर सकता। उसकी जो इंटीग्रिटी है वो हमेशा मेंटेन रहती है। यू स्टैंड फॉर यूजर फ्रेंडली होता है, हमें इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, हम उसको इजिली यूज कर सकते हैं। बस हो गया। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, कहने को तो बेटा सिर्फ दो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसको एक आता क्यों है और बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं, बेसिकली क्यों, रीजन क्या होता है, इसको इग्नोर मारा जाता है, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, इतने सारे एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि डिसएडवांटेज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। सो डिसएडवांटेज इसके पहला है कॉस्ट, थोड़ा कॉस्टली होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, कितना भी करो नेटवर्क पे अगर हमारी कोई चीज आ गई है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाती है हमें। तो सिक्योरिटी, ये दो डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट है मेरा मॉडल ऑफ डेटाबेस। मॉडल ऑफ डेटाबेस क्या होता है, अगर मैं मॉडल ऑफ डेटा के बेस की बात करूं तो कुछ मॉडल्स है, उसका शॉर्टकट है ये HORN शॉर्टकट है, हॉर्न। क्या मॉडल्स होते हैं, पहला है H स्टैंड फॉर हायरार्किकल डेटाबेस, O स्टैंड फॉर ऑपरेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, HORR स्टैंड फॉर रिलेशन डेटाबेस, और N स्टैंड फॉर नेटवर्क डेटाबेस। ये इसके कुछ मॉडल्स थे। बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, ये इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स है। इसके बेनिफिट्स वैसे थोड़े ज्यादा लिखे हुए हैं मॉड्यूल में, बट मैंने बस थोड़ा सा उसका क्रिप्स उठा लिया जो जो इम्पोर्टेंट था। लाइक डेटा वेयर हाउस आप अगर यूज करते हो, डेटा वेयर हाउस कलेक्शन ऑफ द डेटाबेसेस, जितने भी सारे डेटा आपके पास जो होते हैं उन सबका जो कलेक्शन होता है वो डेटा वेयर हाउस में होता है। डेटा वेयर हाउस के यूज करने के बेनिफिट क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, प्रोवाइड सेंट्रलाइज व्यू मिलता है हमें, वन वर्जन ऑफ ट्रूथ होता है, स्नैपशॉट्स अवेलेबल होते हैं अगर हम लोग डेटा वेयर हाउस बनाते हैं, कैन बी टेकन ओवर अ टाइम, प्रोवाइड टूल्स टू कंबाइन, काफी सारे टूल्स प्रोवाइड कराता है कि अपने डेटा को हम कंबाइन कर सकें। नेक्स्ट है डेटा माइनिंग, एक कॉन्सेप्ट ये भी इसी में आता है। डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग मीन्स होता है कुछ अनडिफाइंड पैटर्न को फाइंड आउट करना। डेटा माइनिंग के थ्रू आपके पास जो डेटा है उसमें से कुछ ऐसा कुछ आपको ढूंढ निकालना, ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर लेना, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना जो पहले आज तक किसी को भी ना पता हो या ना किया गया हो। इसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर पहले आपको डेटा को इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट इकट्ठा करना पड़ता है, फिर डेटा को सेलेक्ट करते हो, उसको क्लीन करते हो, एरर्स को हटाते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो जिस फॉर्म में आपको चाहिए, फिर डेटा माइनिंग होती है, उसको इवेल्युएट करके उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये फोर्थ पॉइंट आपकी जो सीरीज चलती आ रही है, याद है ना, पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले पढ़ा था नेटवर्क, सेकंड पढ़ा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, थर्ड पढ़ा डेटा, फोर्थ पढ़ा पीपल रिसोर्सेज। तो ये फोर्थ पॉइंट है, पीपल रिसोर्स में कुछ था नहीं, एक रीडिंग की जरूरत है उसको बस। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, ये अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है आपका। कंट्रोल्स को बेसिकली तीन बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, सेकंड है नेचर के बेसिस पे, और थर्ड है ऑडिट फंक्शन। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप अगर देखो ना तो मैंने थोड़ा सा इजी किया है आपको। जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने ए मेंशन किया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। सो ए जो है, अब जितना भी मैं जिस भी आपको स्लाइड पे ए दिखे वो समझ जाइएगा कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट है। जिस स्लाइड पे बी दिखे दैट मीन्स कि वो नेचर ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट है। जिस स्लाइड पे आपको सी दिखे वो ऑडिट फंक्शंस के पार्ट है। तो ये तीन तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहला है ए
पॉइंट मेंशन है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, फिर है करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं कि हम किसी भी एरर को होने के लिए जो कंट्रोल, किसी भी एरर से बचने के लिए जो कंट्रोल लगाएं कि ये चीज हमारे सिस्टम में हो ही ना पाए, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंट करने के लिए कोई कंट्रोल लगाना। नेक्स्ट डिटेक्टिव कंट्रोल, अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल आपने लगाया कि आपके सिस्टम में ये दिक्कत ना हो पाए, बट स्टिल वो दिक्कत हो गई, तो अब कम से कम जो चीज हो गई गलती, उसको ढूंढने के लिए भी कोई कंट्रोल लगाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव हो गया कि वो गलती ना हो पाए, बट अगर गलती हो गई, चलो हो गई, अब डिटेक्टिव कंट्रोल की गलती कहाँ पे हुई उसको ढूंढने के लिए कंट्रोल लगाया। समहाउ आपने डिटेक्ट कर लिया, गलती ढूंढ ली कि यहाँ पे गलती हुई, अब आपको लास्ट में लगाना पड़ता है करेक्टिव कंट्रोल, उसको सही करने के लिए करेक्टिव कंट्रोल लगाने पड़ते हैं। ये कुछ बातें हो गई करेक्ट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही मेंशन था, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। फिर है रिसोर्सेज के बेसिस पे कंट्रोल कैसे होते हैं, तो बी पॉइंट में मेंशन है, इसमें रिसोर्सेज के बेसिस पे जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। 3 तरीके के गिवन है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में अगेन 4 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, फायर डैमेजेस कंट्रोल लगा सकते हैं, फायर डैमेजेस का एक शॉर्टकट गिवन है फिलाइन। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, वाटर डैमेजेस का भी शॉर्टकट गिवन है वॉट। पॉल्यूशन एंड अदर्स। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो लॉक ऑन डोर। अब एकदम कॉमन दिमाग से सोचो, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में किस तरीके के कंट्रोल लगा सकते हो, लाइक लॉक ऑन डोर्स लगा सकते हो। अब इसमें भी काफी सारे पॉइंट होते हैं, साइपर लॉक होता है, बायोमेट्रिक लॉक्स होते हैं, अलग अलग तरीके के, इलेक्ट्रिक लॉक होता है, वो लगा सकते हो। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, पिन लगा दिया, कोई एंट्री कर रहा है आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, तो इंडस्ट्री में आपने उसको पिन, पहले पिन मांगा, उसके बाद उसको एंट्री दिया। या आयरस का भी आजकल बहुत चल रहा है, हायर सिक्योरिटी होती है उसकी। लॉगिंग कर सकता है वो अलग अलग तरीकों से, आपने पासवर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने एम्प्लॉयज में, किसी पासवर्ड के थ्रू ही आप एंट्री कर सकते हो। अदर्स में 3-4 बातें और हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में है, एक है टेक्निकल एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर्स में क्या होता है कि किस किस तरीके से आप के लॉजिकल, किस किस तरीके से आपके सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो टेक्निकल एक्सपोजर में आप देखोगे ना तो बड़े मजेदार, इसके पॉइंट जरूर पढ़ना, बड़े अच्छे हैं। बॉम्ब, वॉर्म, डेटा डिगलिंग, सलामी टेक्निक और राउंडिंग ऑफ, क्रिसमस कार्ड, ये सारे इसमें मेंशन है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। शॉर्टेज कम है टाइम का, ये तो मैं डेफिनेटली बताती, बट फिर भी मैं एक दो बताऊंगी। टेक्निकल एक्सपोजर के मैं एक दो पॉइंट बता देती हूँ, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना, सच में बहुत इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहला ना इसमें होता है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग का मीन्स होता है कि आपका जो डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, वो उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया गया है सिस्टम में एंटर होने के पहले या एंटर होने के बाद में, डेटा को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें बॉम्ब। बॉम्ब कैसे काम करता है, बॉम्ब क्या होता है, हमारे सिस्टम में उसको डाल दिया जाता है, उसके बाद कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं, वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, और हमारे सिस्टम में जितना भी डेटा होता है उसको इफेक्ट कर देता है, पूरा सिस्टम ही डैमेज हो जाता है। फिर आता है अ, एक हमारा होता है ना इसमें राउंडिंग डाउन होता है। राउंडिंग डाउन में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल टाइम है 49,580.81, जो 0.81 है ना, इस 0.81 को राउंड ऑफ करके हमने कर दिया 80, और जो ₹1 है ना, उसको उठा करके हमने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या होता है, ये एक एक पैसा इकट्ठा होते 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 एक एंड ऑफ द टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। ये भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि इतना पॉइंट में रहता है तो कोई ध्यान भी नहीं देता है, और आराम से उनका काम होता रहता है। एक होती है सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राउंडिंग में राउंड ऑफ करते हैं, लाइक 81 को 80 कर दिया। और सलामी टेक्निक में क्या होता है, स्लाइस ऑफ स्मॉल अमाउंट, हम लोग एक छोटा सा अमाउंट होता है ना, उसको हटा ही देते हैं वहां से, स्लाइस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, उसको हटा करके किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लाइक 45,598.80 है ना, तो उस पूरे 80 को हटा दिया, सिर्फ 4958 बचा। तो उस पॉइंट, अब इतना स्मॉल अमाउंट रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, सिंपल सी बात है, लेकिन जब छोटा छोटा करके एक बल्क में इकट्ठा हो जाएगा तो इफेक्ट करेगा ही वो।
लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर्स के भी नाम गिवन है, ये क्वेश्चन भी आता है, इसको पढ़ लेना। इसमें हैकर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, आपके एक्स एम्प्लॉय हो गए जो कंपनी आपकी छोड़ के जा चुके हैं। मीन्स होता है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके उसको सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आईएएस पर्सनल्स हो गए जिन्होंने सिस्टम बनाया है, एंड यूजर्स हो गए, ये सारे इसमें आते हैं। और इसका नहीं बताया मैंने। फायर डैमेजेस की अगर मैं बात करूं तो फायर डैमेजेस में इसका शॉर्टकट है फिलाइन। तो एफ मतलब होता है आप कौन कौन सी कंट्रोल लगा सकते हो। तो एफ मतलब होता है फायर अलार्म्स लगा सकते हो आप, स्मोक डिटेक्टर लगा सकते हो। जैसे ही धुआं लगा, जैसे आग कहीं पर भी अगर हमारे आग लग जाती है, उसके बाद जो धुआं उससे निकलता है, उसके बाद वो धुआं जैसे ही स्टार्ट, उस टाइम पे अलार्म स्टार्ट हो जाए, स्मोक डिटेक्टर लगा सकते हो। फायर एक्सटिंग्विशर कर रख सकते हो। सेफ्टी चाहिए ना, वही ना, पता चल गया कहाँ गड़बड़ी है, आग लग गई है, उसके अगर आग लगने के बाद पता चल रहा है तो फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगा। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स होने चाहिए। लोकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम को थोड़ा सेफली जगह पे रखना चाहिए। लाइक जैसे कि कंप्यूटर रूम को बहुत ज्यादा ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ उसके खतरे होने के चांसेस हैं। ऑल्दो जो होना होगा वो कहीं पर भी रखो उसको हो जाएगा, बट एक सेफ्टी का लेवल होता है। जैसे कि अगर मैं वाटर डैमेजेस की बात करूं, आपने सुना होगा ना, कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आ जाती है, तो आपको क्या लगता है अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम आपके गोडाउन में नीचे साइड में होगा, सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आपका सिस्टम होगा, तो जो फ्लड आएगा वो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे आएगा, है ना। तो आप ट्राई करो कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा सा सेकंड या फोर्थ फ्लोर पे रखो, थोड़ा सा अपर लेवल पे रखो, जिससे कि आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिल जाए कि आप अपने सिस्टम को कुछ हद तक सेव कर सको। तो वही आपकी लोकेशन को ध्यान में रखना है। इंस्पेक्शन बाय फायर डिपार्टमेंट पे टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन कराते रहना। एन स्टैंड फॉर नॉर्म्स रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल फायर ही लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एंटरप्राइजेस में। इलेक्ट्रिकल वायर्स को रिड्यूस करने के जो भी नॉर्म्स है उनको प्रिपेयर करना, लोगों को बताना, कम्युनिकेट करना, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना। और 7 है जो मेरा ई फॉर है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट एक एग्जिस्ट, एक्स्ट्रा एग्जिस्ट भी होना चाहिए। लाइक एंट्री से ही एग्जिस्ट ना हो, एक एक्स्ट्रा एग्जिस्ट भी होना चाहिए, जिससे कि कभी बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट पूरे लोग वहां से निकल सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर डैमेजेस। वाटर डैमेजेस में क्या होता है, उसका शॉर्टकट है वॉट। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर डिटेक्टर लगाओ, जैसा कि एग्जांपल दिया कंप्यूटर वाला। ए आता है ऑल सीलिंग वॉल्स शुड बी वाटर प्रूफ, जितनी भी हमारी सीलिंग्स होती हैं, दीवार हो आसपास की, उसको वाटर प्रूफ बनाओ। इफेक्ट तो करेगा बट हम उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। कंट्रोल्स लगा के हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा कोई भी नुकसान होगा वो जीरो होगा, बट एटलीस्ट हम ये जरूर बता सकते हैं कि कम से कम हो, मिनिमम हो। और टी स्टैंड फॉर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, फ्लडिंग के रिस्क को कम करो, मतलब ऐसे एरिया में अपनी लगाओ फॉर्म जहाँ पे चांसेस कम हो। तो ये थोड़े बहुत शॉर्टकट्स थे, आई होप इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट आता है मेरा कुछ है सम ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, कुछ और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये भी सेकंड पार्ट का ही है। लाइक यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल, मोबाइल कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। देखो नाम मिक्स करेंगे एक में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट इतना भी है नहीं। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की बात करूं तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का मेरा शॉर्टकट है पेन। पी स्टैंड फॉर पॉलिसी बना के रखो, अपने नेटवर्क सर्विस की आप पॉलिसी बनाओ कि आपके नेटवर्क को कैसे यूज करना है, क्या करना है, हर एक चीज आप बताओ लोगों को। ई स्टैंड फॉर, ई फॉर आता है मेरा, ई स्टैंड फॉर की है इन्फोर्स्ड पाथ। पाथ डिसाइड करो, जैसे रूट पढ़ा था हम लोगों ने रूटिंग वाला, तो पाथ डिसाइड करो कि कौन से रूट के थ्रू आपका जो नेटवर्क है, आप लोग किस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने वाले हो। एन स्टैंड फॉर नेटवर्क कनेक्शन एंड रूटिंग कंट्रोल, वही है, कंट्रोल लगाओ। एंड एस स्टैंड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को भी सेग्रीगेट कर दो। नेटवर्क को सेग्रीगेट करने का मतलब ये कि एक ही नेटवर्क से आपके जो ऑफिस है, आपका जो फॉर्म है, वहां पे सब लोग मत काम करो। जो आपके की फंक्शंस वाले काम हो रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा टॉप मैनेजमेंट के नेटवर्क को नॉर्मल एम्प्लॉयज के नेटवर्क से अलग रखा जाए, कि बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो या अगर हैक किया जाए कुछ भी हो, तो एटलीस्ट सारा सिस्टम एक साथ ना इफेक्टेड हो। इसीलिए सेपरेशन ऑफ नेटवर्क। गुड। फोर्थ पॉइंट है मेरे पास एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग, इसका शॉर्टकट है मिस्टर आइस, मिस बर्फ। इसका एम है, एम स्टैंड फॉर मॉनिटर सिस्टम यूज, एस स्टैंड फॉर सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, सी स्टैंड फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड ई स्टैंड फॉर इवेंट लॉगिंग।
ये बहुत इजी पॉइंट्स है, ये सब पढ़ के हो जाएगा। बस पता है इस चैप्टर में इतने कंट्रोल्स है ना कि देख के दिमाग एकदम ब्लॉन हो जाता है, समझ ही में नहीं आता करना क्या है। लेकिन पॉइंट्स इतने नहीं है। फिफ्थ है मोबाइल कंप्यूटिंग है। सिक्स्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे। अब यहाँ पे देखो सी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट क्या था आपको याद है? कोर्स नहीं याद होगा मुझे पता है। फिलहाल सी पॉइंट में आपका था ऑडिट फंक्शन। ऑडिट फंक्शन के अंदर दो कंट्रोल्स आते हैं, मैनेजमेंट मैनेजिकल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। ये मैनेजिकल कंट्रोल है, इसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ेंगे। कंट्रोल्स अगर मैं पढ़ रही थी तो जरा एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। तीन तरीके के कंट्रोल्स को बांटा गया था, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, रिसोर्स के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। क्या ये अभी पढ़ा है? जस्ट 25 मिनट्स पहले पढ़ा है हम लोगों ने। तो ऐसे मत रिएक्ट करो ये है क्या। सबसे पहला था, फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे थे, फिर रिसोर्स के बेसिस पे थे, फिर फंक्शन के बेसिस थे। ऑब्जेक्टिव में तीन ऑब्जेक्टिव थे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। और फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, उसके बाद थे मेरे रिसोर्सेज के बेसिस पे। रिसोर्सेज के बेसिस पे थोड़े से ज्यादा थे। इन्वायरमेंटल कंट्रोल था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल था, और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल था। उसके बाद कुछ और एक्सेस कंट्रोल थे जो हमने अभी लास्ट टाइम इसके जस्ट पीछे पढ़ा स्लाइड पे। यूजर की मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, मोबाइल कंप्यूटिंग। अब आता है सी पॉइंट, फंक्शन के बेसिस पे कंट्रोल कैसे होते हैं। होता है मैनेजिकल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। मैनेजिकल कंट्रोल के अंदर 6 हमारे गिवन है। टॉप मैनेजमेंट की कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल मैंने लिखे नहीं, बहुत ईजी है, आपने पढ़ा ना, प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, ये सारा कुछ आता है, टॉप मैनेजमेंट संभालता है। तो इसके कंट्रोल तो ऐसे ही पढ़िए, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 12th में। क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल, ये भी सिंपल था। प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एमटीपीज में काफी, आरटीपीज में काफी दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट है पीडीसी टॉक। अब पीडीसी कौन था मुझे नहीं पता। टॉक मीन्स होता है बात करना। स्पेलिंग मैनेज करो भाई इतना। पीडीसी टॉक अब होता क्या क्या है? पी स्टैंड फॉर प्लानिंग करना, डी स्टैंड फॉर डिजाइन करना, सी स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग करना, टी स्टैंड फॉर टेस्टिंग करना, फिर ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना, सी स्टैंड फॉर कोडिंग करना। ये पूरा है पीडीसी टॉक। डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। इसका भी शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट थोड़ा सा अच्छा है। सी एन स्टैंड फॉर कार्टून नेटवर्क में डोरा, फ्लाई एंड हेल्प करता है। ये शॉर्टकट मुझे किशन सर ने दिया था। हाँ, जो कि इनका पर्सनल चैनल भी उन्होंने अपना बनाया हुआ है। मैंने उनसे ये शॉर्टकट लिया था, काफी अच्छा था। इनफैक्ट मुझे याद रहा था मेरे एग्जाम टाइम तक। सी, अब इसके भी कुछ शॉर्टकट है। सी स्टैंड फॉर आपका कंप्यूटर नेटवर्क, एन स्टैंड फॉर आपका नेटवर्क ऑपरेशन। डोरा का सिर्फ डी लेना है। डी स्टैंड फॉर डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री। एच स्टैंड फॉर फाइल लाइब्रेरी एंड एच स्टैंड फॉर हेल्प डेस्क एंड टेक्निकल सपोर्ट। देखो बुक में ना आपके काफी सारे दे रखे हैं, ए से स्टार्ट करके रखा है बुक में, और उसको आई जे के एल एम तक लेकर के गए। बट आप थोड़ा सा माइंड ये सोचो कि आपके जो मिनिमम मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क्स से आएंगे, ठीक है? तो जहां पर भी खूब सारे पॉइंट्स हो ना, उसमें से आप सिर्फ 6 पॉइंट उठाओ एकदम बढ़िया वाले, कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ऐसा नहीं बोल रही पढ़ो मत, पढ़ो, क्योंकि सारा पढ़ोगे हो सकता है वो एमसीक्यू में आए। तो पढ़ो सारा, रिवाइज कर लो, बट जो लर्न करने वाला काम है ना, उसमें से आप सिर्फ 6 और 7 ही पॉइंट उठाओ। सारे मत रिवाइज करने बैठो, सारा मत रटो। इतना कर भी नहीं पाओगे और प्रेशराइज पड़ेगा। तो मैंने जो CND 3 4 5, मैं देखो इसमें सिर्फ 5 ही लिए हुए हैं। तो 5 पॉइंट्स भी अगर आप लर्न कर लोगे, वहां पे चार्ट बना करके लिख के आओगे, है ना, फिर ब्रो हो जाएगा। और एक और है सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल। इसका जो बुक में गिवन है, जो पुराना मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे, मतलब जिनके अटेम्प्ट्स होंगे, लगे होंगे, तो उनके में तो कुछ और होगा। ये थोड़ा सा, ये मैंने अमेंडमेंट्स नोट डाले हैं, ये मत समझना मैं पुराना पढ़ा रही, ये अमेंडमेंट है। इसका शॉर्टकट गिवन है पाई हो। पाई हो क्या है मुझे नहीं पता, बस था शॉर्टकट तो डाल दिए, इससे अच्छा हो तो अपना डाल लेना। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट में होता कैसे कंट्रोल लगा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी। ए स्टैंड फॉर एनालाइज करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टेंस सिस्टम को। आई फॉर फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्वायर करना पड़ेगा, देन आपको ऑपरेट और मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये पाइवो का आपका शॉर्टकट हो गया सिस्टम डेवलपमेंट का। फिर आते हैं मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि
इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए मत समझना कि इंपॉर्टेंट है, बट ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। अ, हम्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं बोलूं, मिस हो गया एक पेज मेरे से, सॉरी, एक पेज अभी बाकी है, ये है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल भी, हाँ, एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है वो ऑडिट फंक्शन का ही पार्ट था। इसके अंदर है बाउंड्री कंट्रोल। अब इसको ना थोड़ा सा ऐसे मेरे साथ क्रच करके समझने की कोशिश करो। कोई एक सिस्टम है, उसके पहले सबसे पहले बाउंड्री कंट्रोल लगा हुआ है कि कोई भी चीज जाएगी तो उसको इसमें, इसके बाद ही अब वो किसी भी सिस्टम में एक्सेस ले सकती है, ठीक है। तो बाउंड्री कंट्रोल पे कौन कौन से कंट्रोल्स आप लगाओगे? सपोज करो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कोई भी इंसान आपके कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहता है, तो आप सबसे पहले बाउंड्री कंट्रोल को बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी। तो बाउंड्री कंट्रोल में आप कौन कौन से कंट्रोल लगा सकते हो? आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, पिन कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लगा दिया, ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन, पिन, ये सब सिंपल कंट्रोल लगाओगे। इनपुट कंट्रोल की बात करें तो अब आप, जब आप किसी सिस्टम को एक्सेस कर दिया, उसके बाद आप कोई भी डेटा जब एंटर करोगे तो इनपुट डालोगे ना अपने सिस्टम में, उस इनपुट पे भी कंट्रोल लगाना है कि कौन कौन सा इनपुट आप डाल सकते हो, उस इनपुट को डालने के टाइम पे कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, फिर उस एरर को हटाने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं। बहुत लंबी कहानी है ब्रो। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में एक डेटा कोडिंग कंट्रोल है। डेटा कोडिंग कंट्रोल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एरर्स और ट्रांसपोजिशन एरर्स, दो एरर्स हैं, इनको जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं, नहीं आते हैं तो उस पे एमसीक्यूज में तो डेफिनेटली पूछ ही लेते हैं वो। ट्रांसक्रिप्शन एरर और ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, पोजीशंस ही बदल जाती है वर्ड्स की। मेरे नाम में डी डबल ई की एस एच है तो एस के का एस, ट्रांसपोजिशन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में होता है कि कुछ डी डबल ई के एस एच में उन्होंने के ही हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ, या के की जगह जे ऐड कर दिया, इस तरीके से कर दिया, के की जगह उन्होंने वी डाल दिया। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसपोजिशन में पोजीशन चेंज कर देना। ये दो एरर है, इनपुट कंट्रोल के अंदर पढ़ के जाना। कम्युनिकेशन कंट्रोल। कम्युनिकेशन कंट्रोल के अंदर होते हैं फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, लाइन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल लगाने होते हैं कि आप जब बात कम्युनिकेट करो नेटवर्क पे तो आप में कोई भी एरर ना आए, आपका बैंडविड्थ स्ट्रांग हो, ये सब चीजें नॉर्मल कंट्रोल्स आपको लगाने हैं। फिर है प्रोसेसिंग कंट्रोल। जब डेटा आपका प्रोसेस हो उस टाइम पे कौन से कंट्रोल लगाने हैं, तो उस टाइम पे कौन से कंट्रोल लगते हैं, उस टाइम पे कंट्रोल होते हैं आपके, एक वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल होता है। वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल की यूज क्यों पड़ता है, क्योंकि भाई डेटा प्रोसेस हो रहा है तो देयर माइट बी अ चांसेस ना कि जब डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपका डेटा इतना ज्यादा हो कि आपकी रैम में या आपके में जो भी डिस्क पड़ी हुई है उसमें वो नहीं कवर अप हो पा रहा हो। तो एक वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल लगाना पड़ता है कि बाई चांस जब डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाए, डेटा का साइज, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वर्चुअल मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। ये आपके काम की स्पीड को नहीं रोके ना, अल्टीमेटली तो हम सब यही चाहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारे पास रियल मेमोरी कंट्रोल, फिर है प्रोसेसर कंट्रोल। प्रोसेसिंग कंट्रोल के फैक्टर हैं। डेटाबेस कंट्रोल क्या होता है, डेटाबेस कंट्रोल में जो बुक में गिवन है, अगेन जो थोड़े से पुराना मॉड्यूल यूज कर रहे हैं गाइस, आप लोग चेंज कर लेना अपना मॉड्यूल। डेटाबेस कंट्रोल में भी अमेंडमेंट्स आया था, इसका शॉर्टकट है फेसिया। एफ स्टैंड फॉर फाइल हैंडलिंग कंट्रोल। आपके पास जो भी डेटा गिवन है उसमें आपके डेटा में जो भी फाइल्स हैं उनको कंट्रोल करना। आपके डेटा में कौन कौन एक्सेस ले सकता है उसका कंट्रोल, एक और एक्सेस कंट्रोल। सी स्टैंड फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल। आई स्टैंड फॉर नेक्स्ट इंटीग्रिटी कंट्रोल। और फिर ए है उसका मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। नेक्स्ट है आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल का भी शॉर्टकट नहीं था, बट आउटपुट कंट्रोल में जब आपको जो आउटपुट मिलेगा उस टाइम पे भी काफी सारे कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये ऐसे ऊपर ऊपर का हेडिंग आप याद कर लो ना कि हाँ इसमें ये होता है, इसका मीन्स ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो एक कहानी दिमाग में चल रही होगी। कहानी के थ्रू याद भी हो जाएगा, एग्जाम हॉल में भी याद रहेगा, और निमोनिक्स याद है तो फिर कहना ही क्या, सब कुछ इजीली हो जाएगा। पहले तो ये फेयर हटा दो कि आईएएस टफ है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही इजी है टफ। बट जैसे बार बार बोलोगे ना तो फिर आपका माइंड आपको जब भी खोल के बैठोगे नहीं बार बार इंडिकेट करेगा ये टफ है, ये टफ है, ये टफ है, तो जो पॉइंट इजी होगा वो भी उड़ जाएगा दिमाग से। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। ऑडिट ट्रेल के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, कंफ्यूजन होता है पर भूलना नहीं, दोनों अलग हैं। ऑडिट ट्रेल का ऑब्जेक्टिव अलग है, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं कि असेट्स की सेफ गार्डिंग करना, और डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव, सिस्टम की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बना के रखना। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी,
डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे और मेरी एसेट सेफ गार्ड्स रहे, ये होते हैं ऑडिट के ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ट्रेल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑडिट ट्रेल के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो ऑडिट ट्रेल का ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रेल के ऑब्जेक्टिव है कि डिटेक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हमारे सिस्टम में ना आ पाए। और रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स, इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना। पी स्टैंड फॉर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। तो डीआरपी एक तरीके से है, 3 ऑब्जेक्टिव है ऑडिटेड ट्रेल के। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का भी एक ऑप्शन कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लेना। और टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल, ऑडिट टूल्स में भी हैं। ऑडिट टूल का बेसिकली मेरे टाइम पे, मैंने जहां तक एनालाइज किया हुआ है कि ये ना क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में ज्यादा आ जाते हैं कि ये ऐसी ऐसी टेक्निक लगी है, बताओ ये क्या होगा। ठीक है, या तो फिर सीधा पूछ लेंगे थ्योरी बताओ, या तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा पूछते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है कि किसी भी एक इंसान को कितनी ज्यादा ऑथोरिटी ना देना कि वो उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर सकते हो कि लाइक अगर कोई भी हाई मटेरियल की चीज है, कोई भी जैसे हमारी कोई इन्वेंट्री है, वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू की है, तो उसका जो एक्सेस है, ऐसी कोई सिस्टम है, सिक्योरिटी है, तो उसका एक्सेस आप 2 लोगों को दो, कि 2 लोग के पासवर्ड डालने के बाद ही वो चीज आप एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल गिवन है, बुक में पढ़ लोगे हो जाएगा। और ऑडिट टूल्स कहाँ पे, ऑडिट टूल्स स्नैपशॉट है, आईटीएफ है, और स्कार्फ है, सीआईएस है, ऑडिट हुक्स है। ये भी एक रीडिंग की जरूरत है आपको, ये हो जाएगा। सो गाइज, ये पूरा आपका चैप्टर थर्ड, मैं ये तो नहीं बोलूंगी पूरा चैप्टर था, बट यस, ये आई थॉट ये 70 to 75% था, वो भी बेसिकली जितना पूछा जाता है इतने में से बेसिकली आता है। इतना भी कर लोगे तो बहुत था। बस मैंने वो पार्ट छोड़ा है, एक ऑडिट का पार्ट मैंने छोड़ा है इसमें, जो कि ऑडिट फंक्शंस फंक्शन वाला है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो काफी हद तक इसी से सेम होता है जो अपने इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स पढ़े। बस वहां पे ऑडिटर के नजरिए से सोच के आपको लिखना पड़ता है, बट पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने छोड़ा है, जो कि कहीं कभी भी नहीं पूछा गया, आज तक तो नहीं पूछा गया। सो यार, दैट्स इट फॉर द डे। एंड यस, 35 मिनट्स में हो गया। थोड़ा सा अगर इधर उधर से है। सो गाइस, डू शेयर, डू लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप कि मैंने अपना बेस्ट दिया और आप लोग को भी थोड़ी बहुत हेल्प तो इससे हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।